नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो सामान्य हिंदी की विशेष कक्षाओं की इस श्रृंखला में आज आप लोग व्यंजन को पढ़ने वाले हैं। कल आप लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ लिया है। आज की ये हमारी दूसरी क्लास है और जिन साथियों ने कल वाली क्लास नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाकर के वो हमारी दूसरी क्लास देख सकते हैं। तो आज आप लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे और जो साथी चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी अगली जो भी नई वीडियो आएंगी आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप सबसे पहले वो क्लास देख पाएंगे। तो आज व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, व्यंजन ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, अर्थात बिना स्वरों की सहायता के इनका उच्चारण संभव नहीं है। इनका जो उच्चारण किया जाता है, व्यंजन को जो बोला जाता है, जो उच्चारित किए जाते हैं, ये बिना स्वर की सहायता से इनका उच्चारण करना संभव नहीं है। अर्थात इनका ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनका जो उच्चारण किया जाता है, उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों की सहायता से होता है। ठीक प्यारे बच्चों, हर बच्चे का सपना साकार होगा, लेकिन देखिए शर्त केवल एक है कि आपकी मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए, आपकी मेहनत मन से होनी चाहिए। तो कॉपी कलम उठा लीजिए और जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं मन लगा करके उनको समझते जाइए और अपनी नोट्स में लिखते जाइए। आप यकीन मानिए, अगर आपने ईमानदारी और मन से मेहनत की तो उस बच्चे को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। वो बच्चा 100% सफल होगा। तो इनका जो उच्चारण होता है वो स्वरों की सहायता से होता है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। और जब भी व्यंजन का उच्चारण किया जाता है, उसके साथ छोटा आ, स्मॉल आ की ध्वनि छिपी रहती है हमेशा। देखिए, कोई भी व्यंजन है, जैसे कोई व्यंजन हमने ले लिया का, और जब इसको उच्चारित करेंगे तो इसके साथ छोटा आ की ध्वनि छिपी रहती है, तब इसका उच्चारण क्या होता है? का के रूप में होता है। ठीक है। व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है। आखिर ये कौन कौन से व्यंजन होते हैं? देखिए, प्रत्येक बच्चे को हिंदी वर्णमाला याद होनी चाहिए, आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आप हिंदी वर्णमाला को पढ़ रहे हैं तो हिंदी वर्णमाला प्रत्येक बच्चे को कंठस्थ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगी तो आपको हिंदी वर्णमाला से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे वो प्रश्न छूटेगा नहीं, आप यकीन मानिए। तो जो हिंदी वर्णमाला है उसको एक बार हम लिख रहे हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, व, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक।
2 और लिख लीजिए यहां पर, ड और ड। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो देखिए ये कितने हैं, ये 5 हैं। कितने हैं? 5। ये भी कितने हो गए? 5। ये भी 5 हो गए, ये भी 5 हो गए, ये भी 5 हो गए, और ये कितने हो गए? 4। ये कितने हो जाएंगे? ये भी 4 हैं, और ये भी 4 हैं, और ये कितने हैं? 2। अगर हम इनकी संख्या को जोड़ें तो देखो कितना हो जाता है, 5 और 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37, 37 और 2 39। ये कितने हो जाते हैं? 39। तो यहाँ पर कुल व्यंजनों की संख्या कितनी निकल के आ जाती है? 39। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं तो आप क्या बताओगे? 39। ये कुल व्यंजनों की संख्या निकल कर आ गई। कुल व्यंजन कितने हैं? 39। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी में मूल व्यंजन कितने हैं तो मूल व्यंजन बच्चा कितने हैं? देखो यहां से लेकर के यहां तक ये कितने हो जाएंगे? ये 25 और 4 29 और 4 33। ये जो 33 हैं ये मूल व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? मूल व्यंजन। ठीक, तो मूल व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है? 33 है। और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है बच्चा? कुल व्यंजनों की संख्या 39 है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, इसके बाद जो ये वर्ग है, ये वाला, ये लाइन है, ये लाइन का से शुरू हुई है। किससे शुरू हुई? का वर्ड से। और का वर्ड से शुरू होने के कारण इसे का वर्ग नाम दे दिया गया। भाई इधर जाने के लिए दरवाजा का से खुलेगा ना, का से, तो ये पूरा जो लाइन हो गई इसको नाम दे दिया गया का वर्ग। क्या नाम दे दिया गया? का वर्ग। ये चा से शुरुआत हुई है तो ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी? चा वर्ग। चा वर्ग। ठीक, और ये पूरी लाइन ये टा से शुरू हुई तो ये टा वर्ग हो गया, टा वर्ग। ये लाइन ता से शुरू हुई तो ये ता वर्ग हो गया, और ये पा से शुरू हुई तो ये पा वर्ग हो गया। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए का वर्ग में कौन कौन से आते हैं तो आपको पता है का खा गा घा ङ। चा वर्ग में चा छा जा झावा, टा वर्ग में तो टाठा डाढ़ा ड़ा, ता वर्ग में ता था दा धा ना, पा वर्ग में पा फा वा भा मा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं वर्णों के बारे में, इनके बारे में, इतने वर्णों के बारे में सबसे पहले हम अध्ययन कर लेंगे। ठीक, इसके बाद में हम लोग इनके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही धैर्य के साथ हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। केवल बस देखते रहिए, आराम से बने रहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे जो 25 वर्ड हैं। ये कितने हैं? ये टोटल ये 25 हैं। ठीक, इनकी बात पहले कर लेते हैं। इनको साफ किए दे रहे हैं। ये सारी चीजें आप नोट करते जाइए। तो ये जो वर्ड हैं 25, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। प्यारे साथियों, ये सभी वर्ड ये स्पर्शी वर्ड कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इनमें जो ये वाली लाइन है, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, ठीक,
तीसरी लाइन, इनकी ये स्तंभ कह सकते हो इनको, ठीक है। ये ठीक, ये भी ये प्रथम वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ग, ठीक। प्रथम वर्ग मतलब का, च, ट, त, प, ये प्रथम वर्ग हो गया। ख, छ, ठ, द, वो था और फा, ये द्वितीय वर्ग हो गया, ठीक। इसी तरीके से ये तृतीय वर्ग हो गया, और ये वाला ये चतुर्थ हो गया, चतुर्थ वर्ग, और ये पंचम वर्ग। इतनी बात समझ में आ गई? प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और पंचम वर्ग, ठीक है। इसके बाद इन सभी का जो स्पर्श व्यंजन हैं, इनका आखिर उच्चारण स्थान क्या है उसको देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों देखिए, सबसे पहले ये का से शुरू हुआ है, तो का से हो गया कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। का इसमें भी आता है, का इसमें भी आता है। तो का वाली जो लाइन होगी, इसमें जितने भी ये वाले जो भी वर्ण आएंगे, जो भी व्यंजन आएंगे, ये सारे व्यंजन किस वर्ग के कहलाएंगे? कंठ वर्ग के। या मतलब ये कहाँ से उच्चारित होंगे? कंठ से। उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि चा, ये जो चा वर्ग है, कौन सा वर्ग? चा वर्ग। चा वर्ग, इनका उच्चारण कहां से होगा? कंठे इनका होगा च, च, च। आप देख रहे हैं कि जब च उच्चारित करते हैं तो जीभ तालू से लगती है। कहां से कहां लगती है? तालू से। तो ये हो गया तालव्य, ठीक। ट, ट, ट। अब समझिए, ट जब ट का उच्चारण करते हैं तो जीभ ऊपरी यानी कठोर तालू से लगती है जाकर। कहां? कठोर तालू से, ऊपर बीच में, ठीक है। और जब जीभ कठोर तालू से जाकर के लगती है तो उसको मूर्धन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य। ये टा वर्ग हो गया, टा वर्ग। तो ये हो गया मूर्धन्य, ठीक है। इस वर्ग में जो भी व्यंजन आएंगे ये सभी कहां से उच्चारित होंगे? मूर्धन्य से, ठीक। त वर्ग, त, जब हम त को उच्चारित करते हैं, त, आप देखिए जीभ जो है दांतों में लग जाती है आकर के, जीभ दांतों को स्पर्श करती है। तो जब दांतों को स्पर्श करती है तो जो ता वर्ग है ये कहां से उच्चारित माना जाएगा? दंत से। कहां से? दंत। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद प, इसको उच्चारण करके देखिए जरा, इसकी ध्वनि कहां से निकल रही है? प, मतलब जब इसको उच्चारित करते हैं पा को, तो दोनों होठ आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। अर्थात इसका जो पा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? ओष्ठ है, ओष्ठ। ये बात समझ में आ गई? मतलब का वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होगा। चा वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उनका उच्चारण स्थान तालव्य होगा। टा वर्ग के जितने हैं उनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होगा। ता वर्ग के जितने भी हैं उनका उच्चारण स्थान दंत और पा वर्ग के ओष्ठ में आएंगे, ठीक। केवल आपको एक एक वर्ड याद करना, एक एक व्यंजन याद करना है कि का को आपने याद कर लिया, का उच्चारण स्थान कंठ है, तो का वर्ग के जितने भी हैं सबका कंठ हो जाएगा। चा को याद कर लीजिए, चा का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। तो चा वर्ग में जितने आएंगे सबका तालव्य हो जाएगा। टा वर्ग को, केवल टा को याद कर लीजिए, टा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य। तो इसके वर्ग में जितने भी आएंगे सबका उच्चारण स्थान मूर्धन्य हो गया। ता को याद कर लो,
ता का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। तो जितने भी इस वर्ग में आएंगे सबका दंत हो गया। पा को याद कर लो, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है तो सभी का क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद जो च, छ, ज और झ, च, छ, ज और झ, ये जो चार व्यंजन हैं, ये जो चार व्यंजन हैं प्यारे साथियों, ये स्पर्शी तो हैं, स्पर्शी के साथ साथ ये संघर्षी भी हैं। कैसे हैं? संघर्षी। भाई इनको संघर्षी क्यों कहा गया? इसलिए इनको संघर्षी कहा गया कि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हवा संघर्ष के साथ, रगड़ के साथ बाहर निकलती है। तो इसलिए आप इनको उच्चारित करके देखिए, च, च, यहां पर च, छ, च, छ, ज, झ। जैसे आप उच्चारित करते हैं तो जो हवा है वो रगड़ के साथ संघर्ष करके ये बाहर आती है। तो इसलिए इन चार व्यंजनों को, इन चार वर्णों को स्पर्शी संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद जो इधर नोट कर लिया होगा, इसको साफ कीजिए इधर। जो ये पंचम वर्ग है, पंचम वर्ग, पंचम वर्ग में क्या क्या आता है? पंचम वर्ग में इंग्या, उआ, णा, न और मा, ये पंचम वर्ग में आते हैं। और इन पंचम वर्ग में ये जो भी लेटर आते हैं, जो भी वर्ण आते हैं, इन्हें नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक के, नासिक के व्यंजन। क्यों कहते हैं? देखिए, नासिक के व्यंजन इसलिए कहते हैं, जब भी इनका उच्चारण करते हैं तो हवा नाक से निकलती है। इंग्या, उआ, अड़ा, न, म, जैसे इनका उच्चारण करते हैं तो जो हवा है वो नाक से निकलती है, जो ध्वनि है वो नाक से निकलती है। तो इसलिए इनको नासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक। देखिए, ये स्पर्शी तो हैं ही, तो इन्हें हम स्पर्शी नासिक भी कह सकते हैं। स्पर्शी नासिक। इतनी बात समझ में आ गई। इन्हें क्या कह सकते हैं? इन्हें हम स्पर्शी नासिक कह सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज देखिए, ये जो है डा, ये किस वर्ग का है? किस वर्ग का है? का वर्ग का है। और का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ है। तो ये कंठ भी है। कैसा है? कंठ है। और क्या है? और नासिक है। नासिक। तो इसको हम कंठ नासिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हो? कंठ नासिक। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? ये किस वर्ग का है? च वर्ग का है। और च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है। तो ये तालव्य हो गया और नासिक हो गया। ठीक। ये वाला, ये किस वर्ग का है? ये टा वर्ग का है। और टा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? मूर्धन्य। मूर्धन्य होता है। और नासिक तो है ही। और इसी तरीके से ना, ये किस वर्ग का है? ये ता वर्ग का है। और ता वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंत। दंत। और नासिक तो हो ही गया। इसके बाद ये पा वर्ग का है। और पा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है और नासिक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दो स्थानों से इनका उच्चारण होता है। उच्चारण स्थान इनके दो हैं, नासिक भी हैं और ये भी हैं। और इसीलिए इनको प्यारे साथियों क्या कहा जाता है? इनको द्विस्थानीय व्यंजन भी कहा जाता है। द्विस्थानीय व्यंजन क्या कहा जाता है?
द्विस्थानी व्यंजन, ठीक है। इन्हें अनुनासिक भी कह सकते हो, अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, क्या कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन। तो ये हो गए आपके स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। इसके बाद या, र, ल, व, इन्हें देखते हैं आखिर ये क्या है। इन व्यंजनों को, इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक। अंतःस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, देखिए अंतः का मतलब होता है भीतर, भीतर, ठीक। और मतलब ये जो व्यंजन है इनका जब भी उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि है, ध्वनि बाहर ना आकर के अंदर ही रह जाती है। ये लगता है कि ये ध्वनि अंदर है, अंदर ही गूंजती है, अर्थात ध्वनि भीतर रह जाती है, अंदर रह जाती है, और इसीलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा गया है। आप उच्चारित करके देखिए इनको, या, र, ल, ये लगता है कि अंदर ध्वनि रह गई है, बाहर नहीं निकल पाई है, और इस वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, अंतःस्थ व्यंजन पड़ गया, ठीक है। तो इसमें जो या और वा, ये जो दो व्यंजन हैं, या और वा, इन्हीं प्यारे साथियों, इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। लेकिन अगर हम इनका उच्चारण स्थान देखें तो या का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालव्य होता है। क्या होता है, तालव्य। और वा का जो उच्चारण स्थान है, जब भी आप वा को उच्चारित करते हैं, वा वा वा, तो आप देखते हैं कि ऊपर वाले जो दांत हैं नीचे वाले होठ से ये मिल जाते हैं। वा वा, ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठ से मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो दंत और ओष्ठ दोनों होगा। क्या होगा, दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, दंत्योष्ठ, ठीक। मतलब ऊपर वाले दांत, ऊपर वाले दांत और नीचे वाला ओठ, होठ, ठीक, ये आपस में मिल जाते हैं जब इसका उच्चारण होता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद जो रा और ला है, देखिए जो रा है इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। लुंठित, लुंठित व्यंजन, ठीक। क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन, या इसको कह सकते हैं चलो कोई बात नहीं, या, र, ल, व, इसको लुंठित कहते हैं। और या इसको कह सकते हैं प्रकंपित। क्या कह सकते हैं, प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन। आखिर इसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है कि जब भी र का उच्चारण किया जाता है, र र, आप देखते हैं कि जीभ ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, ऊपर की तरफ मुड़ जाती है और मसूड़ों से जा लगती है, र र। तो ये जीभ जो है, जीभ ऊपर
की तरफ मुड़ जाती है, मुड़ जाती है। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको लुंठित कहते हैं। प्रकंपित क्यों कहते हैं? प्रकंपित इसलिए कहते हैं कि जीभ में कंपन होता है। जीभ में क्या होता है? कंपन होता है। जीभ में या उच्चारण के समय कंपन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रकंपित कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम इसके उच्चारण स्थान की बात करें, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो दंत है। क्या है? दंत। ठीक, दंत हो जाएगा। लेकिन मसूड़ों से भी जो है जीभ लगती है, लेकिन मुख्य रूप से अगर उच्चारण स्थान की बात की जाए तो अगर आपके ऑप्शन में आ जाइए, पूछा जाए तो आप इसको दंत लगा दीजिए। ठीक है। इसके बाद अगर हम ल की बात करें, ल ये कैसा है? ये इससे पार्श्विक व्यंजन, इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन, या इसको कह सकते हैं पार्श्विक ऐसा नहीं लिखेंगे, पार्श्विक ऐसा। ठीक, पार्श्विक व्यंजन। या हम इसको कह सकते हैं वरस्य व्यंजन। ठीक, कहीं पर भी अगर आपको वरस्य व्यंजन लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो व्यंजन कौन सा है? ला, या पार्श्विक व्यंजन। ठीक, तो और इसका जो उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण स्थान क्या होगा इसका? उच्चारण स्थान इसका हो जाएगा दंत। ठीक, तो रा का और ला का अगर आपसे उच्चारण स्थान पूछें तो आप दंत बताइए। क्या बताएंगे? दंत। ठीक, तो ये हो गए आपके अंतःस्थ व्यंजन। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम स ह इनकी बात करें, स ह, तो इन्हें प्यारे साथियों, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन, या इन्हें ईसत व्यंजन कह सकते हैं। ईसत व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन या ईसत व्यंजन। ठीक, ऊष्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी इनका उच्चारण किया जाता है तो हवा रगड़ के साथ अर्थात ऊष्म यानी गर्म होकर के ये बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म कहते हैं। इनका उच्चारण आप करके देखिए जरा। श श श श ह, तो हवा जो है रगड़ के साथ ये बाहर निकलती है और इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। इनके अगर हम उच्चारण स्थान की बात करें, उच्चारण स्थान, तो इनका जो उच्चारण स्थान होगा, प्यारे बच्चों देखो, श कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप उसे अच्छे से समझ लो। अगर आप रटेंगे तो उसको आप भूल भी जाएंगे, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो उसे आप नहीं भूल पाएंगे, चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए कोई भी चीज़ है अच्छे से समझ ली जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। सा, देखो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? देखिए सा से आप सीटी लिख लो। यहाँ क्या लिख लो? सीटी। और इस सा से इसका प्रयोग आप देखते हैं जब ऋषि आप लिखते हैं, ऋषि, तो इसका प्रयोग होता है ना। सा से सफेद, सफेद लिख लो। हकला, भाई कोई सही से बोल ना पाए तो उसको क्या कहते हैं? हकला है, ये कहते हैं ना।
तो सा से सीटी, भाई कोई लड़का सीटी बजाएगा, कोई लड़का सीटी बजाता है, अगर सीटी उसकी बहुत अच्छी है तो लोग क्या बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, ताली बजाते हैं। देखिए ऋषि, आजकल बहुत से नए नए महात्मा, नए नए ऋषि जिन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं है वो भी ऋषि बन के घूम रहे हैं। तो देखिए मेरी किसी ऋषि महात्मा की किसी की भावना को आहत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको याद करने के उद्देश्य से बता रहा हूँ कि ऋषि, आप ऐसे याद कर लीजिए कि ऋषि कैसे होते हैं, मूर्ख हैं। ऋषि कैसे हैं, मूर्ख हैं, ठीक, मूर्ख, क्योंकि नए नए ऋषि हैं, कुछ ज़्यादा ज्ञान है नहीं, तो वो कैसे हैं, मूर्ख हैं। ठीक है, केवल आप याद करने के उद्देश्य से मैंने आपको बताया है। सफेद, सफेद, देखिए सफेद याद करने के उद्देश्य से, सफेद, सफेद क्या है, दांत, दांत कैसे होते हैं, सफेद होते हैं। हकला, कोई व्यक्ति अगर हकला है, बोल नहीं पाता है, इसका मतलब है उसके कंठ में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, कंठ में कोई दिक्कत है इसलिए नहीं बोल पा रहा है, कंठ, कंठ। ठीक, तो आप यहां से देख सकते हो, ताली मतलब तालब्य, तालब्य। मूर्ख यानी मूर्धन्य, मूर्धन्य। अब आप यहां देखिए, ऋर ये भी मूर्धन्य है और ये षटकोण वाला सा ये भी मूर्धन्य है, दोनों मूर्धन्य हैं। ठीक है, दांत, दांत से आप समझ गए होंगे, दंत हो गया, और हाथ से हकला यानी कंठ है, अगर सही नहीं है तो वो हकला हो जाएगा, तो ये कंठ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, याद हो गए। इनको अगर आप रटते रहोगे तो जाहिर सी बात है आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने इस तरीके से एक बार आपने इसको कनेक्ट करके पढ़ लिया है, समझ लिया है, आप जीवन में नहीं भूलेंगे, ये यकीन मानिए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। इसके बाद छ, त्र, ज्ञ और स्रा, इनको भी देख लेते हैं। प्यारे साथियों, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ है, इनकी जो उत्पत्ति हुई है, ये दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने पर हुई है। दो या दो से अधिक व्यंजनों के योग से इनकी उत्पत्ति होती है और इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, इनकी उत्पत्ति जैसे श, क्षेत्र, ज्ञ और स्र, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो आधा का और षटकोण वाला श, इसको मिलाने से ये बना है त्र, ये आधा ता और रा को मिलाने से बना है, और ज्ञ ज और वा से मिलकर बना है, और स्रा ये सीटी वाला सा और रा से मिलकर बना है। ठीक है, तो इनकी आप उत्पत्ति देख रहे हैं कि दो व्यंजनों को मिलाने पर इनकी उत्पत्ति होती है और इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद बहुत ही धैर्यपूर्वक आराम से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद ड और ढ, इन दो व्यंजनों को देख लेते हैं। इन्हें उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, या फिर इन्हें ताड़नजात, ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है, व्यंजन, या फिर इन्हें विकसित व्यंजन, विकसित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विकसित व्यंजन। ठीक, आखिर इतने नाम कैसे पड़ गए? देखिए, उच्छिप्त व्यंजन हम क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि देखो उत, उत का मतलब क्या होता है, उठना, उठना, ऊपर उठना। ठीक, और क्षिप्त का मतलब क्या है, क्षिप्त का मतलब है नीचे गिरना, नीचे
गिरना, मतलब जब इनका उच्चारण किया जाता है तो जीभ अचानक से ऊपर उठती है और तेजी के साथ नीचे गिरती है। उच्चारण करके आप देखिए, ड ड ड ढ, मतलब अचानक से जीभ ऊपर जाती है, तेजी के साथ नीचे गिरती है, और इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है? उच्छिप्त व्यंजन पड़ा है। ठीक है। इसके बाद इन्हें द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं? देखिए, द्विगुण व्यंजन इसलिए कहते हैं द्विगुण व्यंजन कि उनके दो गुण हैं। कितने गुण हैं? दो गुण हैं। भाई दो गुण कैसे हैं? देखो, दो गुण, एक तो ढ और ढ, ठीक, और दूसरा है ढ और ढ। ठीक। जब भी आप डमरू लिखते हैं, डमरू डमरू, ठीक, तो इसके नीचे डमरू किस तरीके से लिखा जाता है? इस तरीके से। और जैसे ही अगर आप दूसरा वर्ण जैसे सड़क आप लिखें, सड़क, तो ये अपना गुण बदल देता है। ये जो शब्द लिखा गया है इसमें इसने अपना गुण बदल दिया है और इसने अपने आप में थोड़ी बढ़ोतरी कर ली है, एक बिंदु और नीचे लगा दिया है। मतलब इसके साथ इसका गुण कुछ और है और इसके साथ कुछ और गुण है, और इसीलिए इसको द्विगुण कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे आपने लिखा ढक्कन, ढक्कन, और यहां पर आप लिखिए पढ़ाई। देखो यहां पर भी इसने अपना गुण बदल दिया। यहां पर ढक्कन के नीचे बिंदु नहीं है, लेकिन यहां पर बिंदु है। यह शब्द लिखा तो इसका गुण बदल गया, और यह शब्द लिखा तो इसका गुण कुछ दूसरा है। अर्थात ये अपना गुण बदल देता है, इसीलिए इसको द्विगुण कहा गया। इसमें दो गुण हैं। ठीक है। ताड़नजात, ताड़नजात का मतलब है अचानक से जीव का गिरना, अचानक से गिरना, उठना और गिरना, उसको ताड़नजात कहते हैं। विकसित का मतलब है विकसित, विकसित व्यंजन क्यों कहते हैं? देखिए, पूर्व में ये वाले व्यंजन थे, ये व्यंजन, ठीक, इनका जो विकसित रूप है, भैया कोई चीज़ अगर विकसित होगी तो उसमें कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी, कुछ न कुछ अलग चीज़ें होंगी, तभी तो वो विकसित कहलाएगा। तो इनका जो विकसित रूप है, आप देखिए कुछ हम अलग कर रहे हैं। इनमें नीचे बिंदु नहीं है, लेकिन मैंने इसमें नीचे बिंदु लगाया, इसमें बिंदु नहीं है और यहाँ पर हमने बिंदु लगाया। ठीक। तो ये विकसित रूप है, इससे विकास होकर के ये बना है, तो ये क्या है? विकसित रूप है, और इसलिए इसको विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हो गए आपके व्यंजन। तो कुछ चीज़ें आज आपने व्यंजन में सीख ली हैं। क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, और जो भी चीज़ें इसमें रह गई हैं वो हम आपको अगली और नई क्लास में कल बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतने रखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।